तो दोस्तों आज का विषय है एमोलेड एलसीडी। इसको बोलते हैं एलईडी डिस्प्ले। और ये एलईडी डिस्प्ले का जितना भी ग्राफिक्स लाइन है इसके बारे में आज बात करेंगे। ग्राफिक्स लाइन में कौन सा वोल्टेज बनता है और इसमें एलईडी सेक्शन कैसे इनबिल्ट रहता है, हम लोग एलईडी को कौन सा एलईडी से रिप्लेस कर सकते हैं। और बात करेंगे कि एमोलेड एलसीडी का जितना भी फॉल्ट है, क्या क्या फॉल्ट होने से कहाँ चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो को देखिए तो आप लोगों को बहुत सारा जानकारी आज मिलने वाला है। और नया स्टूडेंट जो भी हम लोगों से जुड़ा जाता है उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग वीडियो देखकर काम मत कीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। फटक से कि वीडियो देखकर आपको काम करने ना जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को आईपीएस एलसीडी के बारे में बताया गया था कि आईपीएस एलसीडी का ग्राफिक्स सेक्शन कैसे काम करता है और इसमें वीएसएन वीएसपी कैसे बनता है, 5 वोल्टेज -5 वोल्टेज इतना जितना भी पीपी लाइन है या फिर जितना भी वोल्टेज लाइन है और अलग जो रिसेट लाइन हो गया, टी लाइन हो गया, तो ऐसे बहुत सारा लाइन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि हर एक लाइन में गड़बड़ी होने से क्या क्या गड़बड़ी मॉल में आ सकता है या फिर डिस्प्ले में क्या क्या दिखा सकता है। तो आज इसी टॉपिक को आज बहुत ही लेटेस्ट एक एमोलेड एलसीडी के ऊपर करने वाले हैं। तो एमोलेड एलसीडी जो है ना, अभी का जितना भी 5G फ़ोन है, जैसे हो गया रेडमी 11 प्रो या फिर 12 प्रो मैक्स, ऐसा बहुत सारा जो सेट जो अभी का जितना भी 5G वाला सेट आ रहा है, इन सभी मोबाइलों में या फिर हाई कॉस्टली मोबाइलों में जितना भी सैमसंग सेट है, ज़्यादातर सेटों में ये जो एमोलेड एलसीडी लगाया जाता है। तो ये एमोलेड एलसीडी का बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एमोलेड एलसीडी कैसे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलईडी डिस्प्ले। तो इसका भीतर में वीएसएन वीएसपी कैसे बनता है और ये स्कीमेटिक में कैसे दिखता है, और यहाँ पर हमने खोल के रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया मीपी लाइन्स, और 11 12 13 14, तो यहाँ पर 14 लाइन है जो ग्राफिक्स के लिए ज़रूरी है। ये आप लोग बोर्नो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप लोगों को मिल जाएगा। और आज आप लोगों को इनके अलावा भी ग्राफिक्स में और एक लाइन, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बोलेंगे और उसका गड़बड़ी आने से क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है आप लोगों को सुविधा के लिए एक मॉडल ड्राइंग किया है, जिसका माध्यम से आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि एमोलेड एलसीडी और आईपीएस एलसीडी में फ़र्क क्या है, और एमोलेड एलसीडी हम लोग कैसे ट्रेस कर पाएंगे कहाँ का गड़बड़ी है, और कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा लाइन में क्या काम होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने एमोलेड एलसीडी का एक डायग्राम बेस्ड पिक्चर ड्राइंग किया है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, एमोलेड एलसीडी जितना भी लेटेस्ट सेट है उन सब में लगता है। अभी जो है आप लोग सोचेंगे कि ये लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सैमसंग बहुत दिन पुराने से यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते आ रहा है। और अभी का सेट जो है एमोलेड एलसीडी यूज़ करता है, क्योंकि एमोलेड एलसीडी का ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है और पिक्सल बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो इसका वजह से एमोलेड एलसीडी यूज़ किया जाता है। तो एमोलेड एलसीडी का अभी आप लोग कोई भी चाइनीज सेट यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा और नॉर्मल एलसीडी का प्राइस कम रहता है। तो नॉर्मल एलसीडी जिसको बोलता है आईपीएस एलसीडी, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया था, और आज एमोलेड एलसीडी के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें से मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर एमोलेड एलसीडी हो या फिर आईपीएस एलसीडी हो, जिसमें हम लोगों को 10 मीपी लाइन ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है मीपी फिल्टर्स, जिसको बोलते हैं पैकेज कॉयल, जो अलग अलग नाम से आप लोग को मिल सकता है। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है
मीपी लाइन्स, कभी कभी इसमें EMI लाइन लिखा हो सकता है, और IPS में ये कभी कभी DIS लाइन होता है, TD लाइन भी होता है। मतलब इस लाइन का अलग अलग नाम अलग अलग बोर्ड में कंपनी डायग्राम में लिखता है। तो हमने यहाँ पर जो है आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ भी कर दिया, लिख भी दिया कि जो मीपी लाइन को अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा क्या लाइन है। देखिए यहाँ पर 10 हमने एक कॉइल ड्रॉ किया, जिसमें 10 नहीं है, देखिए यहाँ पर हमने 5 कॉइल ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर हमने 5 कॉइल ड्रॉ किया, तो हर एक कॉल में 2-2 करके लाइन है। तो ये 2 लाइन जो ना डायरेक्टली ये कहाँ से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये मीपी लाइन्स है, इसमें ग्राफिक्स में क्या सेटलमेंट होगा या फिर क्लॉक पल्स जितने भी सिग्नल है, डेटा सिग्नल, इन सब में से आने के बाद ये डिस्प्ले में छवि देखने का काम करता है। ये मीपी लाइन्स जो है कहाँ से आता है, देखिएगा हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। मीपी लाइन्स हर वक्त CPU से ही आएगा, ये किसी भी मोबाइल में किसी भी और जगह से नहीं आता है। तो ये हो गया मीपी फिल्टर्स, हम लोग इसको फ़िल्टर भी बोल सकते हैं, ग्राफिक्स फ़िल्टर भी बोल सकते हैं। तो ये भी IPS जो LCD में भी सेम है, और एमोलेड LCD में मीपी लाइन्स दोनों में ही सेम रहता है। किसी किसी में आप लोगों को थोड़ा फ़र्क मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर 10 ड्रॉ किया, किसी में आप लोगों को 9 मिलेगा, किसी में आप लोगों को 8 मिलेगा। तो ऐसा अलग अलग जो जनरेशन हिसाब से अलग अलग मॉडल मिलता है। जैसे हमने अगर सैमसंग J2 निकाले तो उसमें मीपी लाइन आप लोगों को 8 मिलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग मॉडल में किसी में ग्राफिक्स का कुछ फ़र्क होता है, कम ग्राफिक्स होता है, कि एमोलेड है मगर कम ग्राफिक्स दिया है कंपनी, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अभी के कॉल में आप लोगों को 10 ही मीपी लाइन मिलेगा, मगर ये जो कॉल है ना, ये कॉल आप ज़्यादातर में आप लोगों को कनेक्टर का पास ही मिलेगा, LCD कनेक्टर के पास। कभी कभी ये जो है CPU का पास मिलता है, और कभी कभी किसी सेट में कंपनी ये पार्ट्स ला के देता भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादातर कॉस्टली सेट में ये पार्ट्स आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो जिस भी कनेक्टर का पास आप लोगों को ऐसा मीपी फिल्टर्स मिले तो सोच लेना वही है ग्राफिक्स का 10 लाइन, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि जो है IPS LCD में एक आता है रीसेट लाइन। देखिए इसमें भी एक रीसेट लाइन आता है, ठीक है ना। तो ये रीसेट लाइन में गड़बड़ी होने से क्या क्या आएगा। देखिए ये रीसेट लाइन में गड़बड़ी होने से मोबाइल में जो है जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो पुराना वाला बैकग्राउंड आप लोगों को हल्का हल्का दिखाई देगा। और इस सब लाइन में गड़बड़ी आने से स्टैटिक LCD की गड़बड़ी आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक LCD जो है ये आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था। स्टैटिक LCD भी जो है ग्राफिक्स लाइन का ही गड़बड़ी है, और ये लाइन में गड़बड़ी हो सकता है, या फिर ये जो कनेक्टर है गड़बड़ी हो सकता है, या फिर IC के अंदर में बॉल सट जाने से ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आता है, या फिर IC ही ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। और कभी कभी IC बदलने के बाद भी नहीं होता है। देखिए दोस्तों IC बदलने के बाद नहीं हो तो मतलब इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है, हो सकता है इसका ट्रैक लाइन जो है सही से डेटा पास नहीं कर रहा होगा। तो आप लोगों को DSO मशीन से काम करना ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो अभी देखिएगा क्या आया है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया रीसेट लाइन। तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि देखिएगा हमने आप लोगों को गिनवाया था 10, 11, 12, 13, 14, आप लोगों को 14 लाइन गिनवाया था, 14 लाइन। मगर हमने यहाँ पर देखिएगा 14 लाइन से भी ज़्यादा लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। 10 लाइन इधर पे हो गया, 11, 12, 13, 14, और LCD कनेक्ट इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो 14 लाइन इधर पे हो गया, 15 और 16, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को 16 लाइन का बारे में बोलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर लिखा हुआ है 14, देखिएगा 14 है। तो ये 16 हम लोग को कहाँ से मिला। देखिए हम लोग ना स्कीमेटिक देखते हैं, हम लोग बॉर्डियो स्कीमेटिक में जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन भी हम लोग रिसर्च करते हैं, और स्कीमेटिक भी रिसर्च करते हैं। कभी कभी इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में हर कनेक्शन दिया गया नहीं जाता है, तो हम लोग को अपने हिसाब से उसको देखना पड़ता है स्कीमेटिक में, ठीक है ना। स्कीमेटिक जो है वही कंपनी से बनाया गया जो है सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा
ये यहाँ पर एक है रिसेट लाइन जो ग्राफिक्स कनेक्शन में आता है। तो इस रिसेट लाइन में हम लोगों को रीडिंग मिलना चाहिए 300-400 के आसपास, ठीक है ना। इसके बाद आएगा टी लाइन, ट्रांसमिटिंग एरर। देखिएगा आप लोग जो है नॉर्मल जो एलसीडी है, आईपीएस एलसीडी, उसमें भी टी लाइन होता है। तो सोचेंगे कि टी लाइन अगर आईपीएस में है तो एमोलेड में होगा कि नहीं होगा। दोस्तों एमोलेड में भी टी लाइन जरूर होता है, ठीक है ना। तो ये टी लाइन का काम क्या है, देखिए टी लाइन जो है ना एमोलेड एलसीडी में क्या करता है कि जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ओरिजिनल एलसीडी टूट जाने से हम लोग डुप्लीकेट एलसीडी मार्केट से खरीद के लगाते हैं। तो डुप्लीकेट एलसीडी जो है ना वो होता है आईपीएस एलसीडी, और मेरा मोबाइल में पहले लगा हुआ था एमोलेड एलसीडी। तो एमोलेड एलसीडी को आईपीएस एलसीडी के अलग करने के लिए इसके अंदर में जो है आईपीएस एलसीडी का ग्राफिक्स जो है ना पिक्सल को सेट करने के लिए ये टी लाइन दिया जाता है। तो एमोलेड एलसीडी में टी लाइन भी होता है, ठीक है ना। टी लाइन जो है नॉर्मल एलसीडी का जो पिक्सल सेट करने का काम आता है, ठीक है ना। आप लोग यही सोचोगे कि जो आईपीएस एलसीडी में तो एमोलेड एलसीडी लगता नहीं है, मगर एमोलेड एलसीडी में आईपीएस एलसीडी कैसे लग जाता है। तो ये टी लाइन है इसका जिम्मेदार, ठीक है ना। टी लाइन ही देखता है कि इस मॉल में कौन सा एलसीडी लगा हुआ है, उसके हिसाब से टी लाइन एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है आरई लाइन या फिर डिटेक्शन लाइन। देखिए ये एलसीडी एमोलेड है या फिर जो है आईपीएस है, ये आरई लाइन ही रिसर्च करता है। और ये एलसीडी सही कि नहीं है, ये भी यही एलसीडी का लाइन जो है रिसर्च करता है। तो ये हो गया आप लोगों का 3 लाइन के बारे में। इधर पे हो गया 10 लाइन, मतलब 13 लाइन हो गया। अभी आता है एफजी एरर। तो ये एमोलेड एलसीडी में ये जो एफजी एरर है ना, इसके बारे में आप लोगों को जो है बोलो इसका मेडिक हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है उस सेक्शन में आप लोग अगर ग्राफिक्स से निकालेंगे, इसमें आप लोगों को एफजी एरर का कोई भी लाइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर एक रिसेट लिखा हुआ है, फिर ये हो गया वोल्टेज लाइन, ये हो गया वोल्टेज लाइन, बाकी जो है ये हो गया मीपी लाइन, 10 मीपी लाइन, और जो है यहाँ पर आप लोगों को वैसा वाला रिसेट लाइन आप लोगों को कहीं पर देखिए ये रहा टी लाइन, ठीक है ना, जिसमें नॉर्मल एलसीडी डिटेक्शन होता है, ठीक है ना। नॉर्मल एलसीडी का पिक्सल सेट होता है। इसमें देखिएगा आप लोग जो है एफजी एरर वाला लाइन ये आप लोगों को कभी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को जो है एफजी एरर लाइन जो है देखने के लिए आप लोगों को स्कीमेटिक ही चाहिए। और हर चीज़ बोर्नियो जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन में, बोर्नियो का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसमें हर चीज़ दिया नहीं रहता है। तो आप लोगों को हर चीज़ सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज अलग जगह से भी लेना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर सही सिखाता है तो वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग बता देंगे कि देखिए हमने यहाँ पर कुछ एरो ड्राइंग किया, तो एरो का बात ही बोलेंगे आज। तो देखिए ये हो गया ग्राफिक्स का हम लोगों का 10 लाइन, 11, 12, 13, 14, 14 लाइन हो गया। और बाकी जो है इसमें कौन सा लाइन आता है और कौन सा जाता है, देखिएगा इसमें एमोलेड एलसीडी में आप लोगों को VSN VSP बोल के कभी भी जो है ग्राफिक्स का आईसी या फिर ग्राफिक्स का ऐसा कोई लाइन नहीं मिलेगा। VSN VSP यहाँ पर चेंज होकर, जैसे VSN में आया था -5 वोल्टेज और VSP में आया था +5 वोल्टेज, और इसमें ऐसा नहीं आएगा। VSN VSP का नाम चेंज हो जाएगा और वोल्टेज भी थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिएगा VSN का जगह पर यहाँ पर जो है ग्राफिक्स और लाइट का जो कनेक्शन है उसमें लगा रहा है, उसमें होगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ELVSS, ठीक है ना। इसमें ओनली ELVSS होगा, जो VSN के लिए होगा। और जो है बाकी जो है VSP उसका नाम चेंज होकर होगा ELVDD, ठीक है ना। और इसमें आप लोग बोलोगे कि सर ये जो है ELAVDD क्या है। ELAVD है ना, ये एमोलेड एलसीडी का एनोड लाइन होता है। एनोड मतलब यह क्या है, लाइट का जो एनोड लाइन है वो आता है, ठीक है ना।
तो ये तीनों कैसे जनरेट होता है, कैसे नहीं होता है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज दे देते हैं। देखिए एमोलेड एलसीडी जो है ना, ये आईपीएस एलसीडी का ऐसा नहीं है, इसमें आप लोगों को ग्राफिक्स और लाइट दोनों आईसी एक साथ मिलेगा, ठीक है ना। हर वक्त दोनों आईसी एक साथ मिलेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्टा डीसी टू डीसी आईसी। तो इस आईसी का पूरा स्कीमेटिक के जरिए नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। आज से बोलेंगे कि ये आईसी कौन सा वोल्टेज रिलीज करता है और कौन सा वोल्टेज इसमें आता है, तब ये वोल्टेज रिलीज होता है। देखिएगा, आप लोग को पता ही होगा कि लाइट को एनेबल करने के लिए हम लोगों को एक वोल्टेज चाहिए, जिसको बोलते हैं PWM। तो एमोलेड एलसीडी में PWM कैसे जनरेट होता है वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। और ग्राफिक्स सेक्शन को ऑन करने के लिए भी वोल्टेज चाहिए। तो ये दोनों वोल्टेज कहाँ से आता है, फिर ये आईसी कैसे ऑन होता है, उसके बाद आईसी कैसे कैसे वोल्टेज भेजता है, यही आज आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, जब हम लोग मोबाइल को ऑन करेंगे या फिर मोबाइल में चार्जर लगाएंगे ना, तभी जो है CPU ऑन हो जाएगा। अब देखिए, CPU ऑन हो जाने के बाद यहाँ पर जो है LCD काउंटर में 2 वोल्टेज आएगा, एक आएगा 1.8 और एक आएगा 2.8 वोल्ट। तो 1.8 आप लोगों को पता ही होगा कि ये PWM बनने के लिए आता है। देखिए ये 1.8 है ना, ये हर वक्त जो है डिस्प्ले एमोलेड एलसीडी में डिस्प्ले का अंदर जाएगा, जाने के बाद ये डिस्प्ले के अंदर से फिर से घूम कर आएगा और ये PWM वोल्टेज लाइट को जलाने के लिए भेज देगा। मगर इसमें कोई आप लोगों को सिग्नल अभी जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें वोल्टेज है। अब ये सिग्नल कहाँ से बनता है, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया कि बोर्ड में ही जो CPU का जो लाइन है वो PWM जनरेट करने के बाद, भाई PWM है क्या चीज़, देखिए PWM होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि 1.8 वोल्टेज जो है LDO भेजकर वो LCD के अंदर होकर फिर से 1.8 वोल्टेज ये फिर से चला जाता है ऑक्टा डीसी टू आईसी में। इसमें सिर्फ वोल्टेज जाने से ये नहीं चलेगा, इसमें हम लोगों को जो है PWM पल्स भी चाहिए। अभी PWM पल्स CPU इसमें अलग से देता है। देखिए हमने यहाँ पर पल्स को यहाँ पर ड्रॉ किया, तो पास ऐसे हम लोग DSO मशीन से जब चेक करेंगे तो ऐसे पास होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हो गया लाइट के लिए। 1.8 LDO से आने के बाद ये जो है लाइट के लिए, लाइट का सेक्शन को ऑन करने के लिए ऑक्टा डीसी टू डीसी आईसी में चला जाता है। इसके बाद इसमें और एक LDO से वोल्टेज आएगा, जिसमें 2.8 या फिर 3 वोल्टेज, ऐसा कभी थोड़ा आगे पीछे वोल्टेज आता ही है। तो ये जो है फिर ये भी डिस्प्ले के अंदर से होकर ये भी जो है ग्राफिक्स सेक्शन को ऑन करने के लिए चला जाएगा। एक जाएगा लाइट को ऑन करने के लिए और दूसरा जाएगा ग्राफिक्स को ऑन करने के लिए। और ग्राफिक्स को ये जो LCD के अंदर से होकर ये ग्राफिक्स को ऑन करने के लिए तो इसी ऑक्टा डीसी टू आईसी में चला जाएगा। मतलब इसका अंदर ग्राफिक्स को ऑन करने के लिए भी एक वोल्टेज आएगा 2.8, ये घूमकर इधर से आएगा, और एक आएगा 1.8, ये घूमकर लाइट को ऑन करने के लिए इसी आईसी में जाएगा। मतलब इसी आईसी के अंदर ग्राफिक्स और लाइट दोनों का जो है वोल्टेज यहाँ पर और सिग्नल यहाँ पर आएगा। आने के बाद ये आईसी जब फुल्ली ऑन हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये आईसी के बारे में आप लोगों को अलग वीडियो में अलग एक टॉपिक में सिर्फ इस आईसी के बारे में बात करेंगे कि आईसी कैसे काम करता है। दोस्तों इस आईसी के आसपास ना आप लोगों को 3 बड़ा बड़ा कॉइल मिलेगा। पता है, इसमें एक कॉइल ऐसे ही मिलेगा जो ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये जो है ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा, तो बहुत सारा मैकेनिक भाई को पता नहीं है कि एक कॉइल जो है ग्राउंड के साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो कॉइल कैसे काम करता है नहीं करता है उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये जो ग्राउंड का जुड़ा हुआ कॉइल जो है ना, ये कॉइल बहुत एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट है इस ऑक्टा डीसी टू आईसी के लिए। आप लोगों को इसके बारे में बाद में कोई नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और ऑक्टा डीसी टू आईसी कैसे काम करता है और इसके अंदर में कैसे कैसे पास जनरेट होता है और कैसे क्या होता है नहीं होता है, कौन सा बोर्ड आने के बाद क्या क्या बनता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। क्या क्या खराब होने से कहाँ चेक करेंगे। तो 3 बड़ा बड़ा यहाँ पर आप लोगों को, एक रहेगा तो लाइट के लिए कॉइल, इसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल,
और 2 बैक कॉल रहेगा जो ग्राफिक्स के लिए है, VSN डिस्प्ले के लिए। देखिए दोस्तों इसमें VSN तो है तो नहीं, उसका जगह पर ये यहाँ पर है ELVDD और ELVSS। तो हमने यहाँ पर आपको पहले बता दिया था कि जो हमने भी लिखा था थोड़ा गलत लिख दिया होगा, तो ये थोड़ा हमने लिखने टाइम पे मिस्टेक किया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग समझ जाइए। तो कभी कभी आदमी तो मशीन तो है नहीं कि हर चीज़ को एकदम सही से, हम लोग ना ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पुराना मतलब ये करके मतलब रिविजन करके आप लोग बोल रहे हैं। हम लोग ना फटक से दिमाग में आता है, अभी बैठा है कर लेते हैं वीडियो, तो आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर कुछ लिखने में गलती है तो आप लोगों को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस गलतियों को मान मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ना भी पहले हमने लिख दिया था, तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये काटा नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा कि एक जो है इसमें 2 वोल्टेज इन हो गया, एक क्या इन हो गया, एक ग्राफिक्स को ऑन करने के लिए इन हो गया और एक लाइट को ऑन करने के लिए हुआ। अभी यहाँ पर 3 बड़ा कॉल रहेगा, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो दोस्तों इसमें इन होने के बाद ये जो है ना 3 वोल्टेज निकलेगा। एक तो है लाइट के लिए, हमने बताया था कि लाइट के लिए, लाइट जलाने के लिए ELAVDD जो डिस्प्ले में लाइट जलाएगा, और बाकी दोनों है, एक होगा VSP, इसका नाम है ELVDD जो +4.6, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर 7.4 लिखा है, तो कभी कभी 7.2 भी आता है, कभी कभी 7.3 आता है, कभी कभी हमने ऐसा भी रिसर्च किया जिसमें 7.9 भी वोल्टेज आया। तो ऐसा नहीं है, कोई फिक्स वोल्टेज नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे वोल्टेज आ जाता है, अलग अलग मोबाइल के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 4.6 दिया, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, थोड़ा कभी कभी 7 भी आ जाता है, 4.7। तो इसमें हमने एक चीज़ लिखा है कि +6 वोल्टेज, +4.6 वोल्टेज, मतलब प्लस में वोल्टेज आएगा। और बाकी जो ये जो और एक है ना ELVSS, इसमें आएगा माइनस में वोल्टेज। अगर ग्राफिक्स में माइनस में वोल्टेज नहीं आया तो भी आप लोगों का मोबाइल में छवि भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें -4.4 आता है, कभी कभी -4.3 भी आता है। तो हम लोग होता है ना कि लाइट को कम करता है, ग्राफिक्स को थोड़ा डिम जलाते हैं या फिर कम लाइट में जलाता है, तो ये जो है ना ELVSS, तो इसमें जो है वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। इस समय वोल्टेज थोड़ा कम जो इसी हो जाता है, तभी लाइट कभी कम कभी ज़्यादा जलता है, अपना मोबाइल में कैसा लाइट हम लोग देना चाहता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। ये तो हो गया हम लोगों का जो है कैसे वोल्टेज कैसे वोल्टेज डिस्प्ले में आ रहा है, उसके बाद डिस्प्ले होकर फिर से उसी बोर्ड में ही IC में जा रहा है, IC जाने के बाद फिर से IC से दूसरा वोल्टेज निकल के इसमें जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया लाइट और ग्राफिक्स दोनों सेक्शन, इसमें कैसे आ रहा है और जा रहा है इतना बताया। मगर ये IC अगर ख़राब है तो क्या क्या दिखाएगा नहीं दिखाएगा, इसके बारे में हम आज नहीं बताएंगे, किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। और PWM कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आप लोगों को पूरा टेस्टिंग का दिखाया जाएगा। इसके बाद जो है आप बताएंगे LDO, जो इसमें 1.8 वोल्टेज और 2.8 वोल्टेज, ये कैसे LDO होकर आ रहा है, और जिस कोई चाइनीज़ बोर्ड में ये LDO सेक्शन होगा भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, किसी सेट में होगा किसी में नहीं होगा। चलो दोस्तों इसमें ऑप्शनल और भी कुछ बात है, जैसे LCD डिटेक्ट, इसमें एक पुल अप रेजिस्टेंस और पुल डाउन रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, ये भी ऑप्शनल है, हाँ ठीक है ना। इसके बाद जो है रिसेट लाइन, इसमें भी बीच बीच में हमने कुछ पास ड्रॉ नहीं किया, इसमें भी 1K का एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। और अलग अलग लाइन में कुछ ना कुछ पार्ट्स आप लोग को मिल ही जाएगा। तो हमने डायरेक्ट पार्ट्स ने ड्रॉ किया, डायरेक्ट हमने ये जो है लाइन ड्रॉ किया कि थोड़ा मतलब झमरा ना हो। जैसे इसमें वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट यूज़ किया जाता है, इसमें भी डिजिटल लाइट में 1.8 वोल्टेज PMIC से आता है, ठीक है ना। तो कैसे आता है उसको डिटेल्स में अभी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता है। LDO जो है ना, ये LDO क्या करता है कि हमको चाहिए 1.8 वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि एक कंपनी LDO बैठा कर, मतलब LDO में छोटा सा एक IC है जिसका 4 लेग होगा, तो इसमें आएगा कि PMIC से, मतलब पावर IC से 2 वोल्टेज आएगा। अब देखो 2 वोल्टेज आ रहा है तो इसको वोल्टेज कम भी होना चाहिए। LDO मतलब लो ड्रॉप आउट, जो IC या फिर जो सेक्शन वोल्टेज को लो कर देता है तो उसको बोलते हैं LDO सेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है
टू टू वोल्टेज, तो इसमें आना चाहिए कितना 1.8 वोल्टेज। तो इसी वोल्टेज को कम करने के लिए ये एल डी ओ सर्किट लगा गया है। अभी कब कम करेगा, जब सीपीयू उसको सिग्नल देगा कि हाँ अभी कम करना है। ऐसा तो नहीं कि हमने बैटरी लगा दिया और उसमें एल डी ओ वोल्टेज आते रहे, ऐसा नहीं है। जब सीपीयू ऑन होगा तब ये एल डी ओ आईसी भी ऑन होगा। सीपीयू ऑन नहीं है तो एल डी ओ आईसी ऑन करने से बैटरी जो है वो खपत हो जाएगा, ठीक है ना, खपत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि PMIC 2 वोल्टेज एल डी ओ भेज रहा है। अभी ये एल डी ओ सिर्फ वोल्टेज जा रहा है मगर एल डी ओ ऑन नहीं हुआ है। जब भी सीपीयू ऑन होगा, मतलब जब उसको हम लोग स्विच को ट्रिगर करेंगे तब सीपीयू क्या करेगा, इसमें वोल्टेज एल डी ओ में एक 1.8 वोल्टेज भेजेगा प्लस सिग्नल भेजेगा। कोई बोलेगा सर 1.8 वोल्टेज भेज रहा है, हाँ तो इसमें जो है हम लोग किसी भी और जगह से 1.8 वोल्टेज एनेबल में लगा देंगे तो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज प्लस सिग्नल भी आता है इस एल डी ओ को ऑन करने के लिए। और कोई बोलता है कि सर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज है तो सीपीयू डायरेक्टली यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर क्यों नहीं दिया। दोस्तों हमने क्या बताया, इसमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए, इसमें कोई सिग्नल नहीं चाहिए। अगर इस वाला वोल्टेज को यहाँ पर दे देगा ना तो इसमें सिग्नल भी ऐड हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी 1.8 एनिमल सिग्नल को यहाँ से जंपर करके आप लोग इस जो 1.8 में किसी भी 1.8 में मत दीजिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज के साथ सिग्नल भी आता है। इसमें आपको लोगों का सीपीयू में प्रेशर पड़ सकता है, सीपीयू खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी लाइन को कहीं किसी भी जगह से उठा कर मत लगाइए। आप लोग जानकारी लीजिए वो लाइन में क्या क्या आता नहीं आता है। हम लोग भी जंपर करते हैं किसी और जगह से, मगर हम लोग को पता होता है कि कौन सा लाइन में क्या क्या काम होता है। तो ये हो गया एल डी ओ का एक आईसी जिसमें 2 वोल्टेज आता है और 1.8 सीपीयू जब इसमें सिग्नल देगा तब 2 वोल्टेज इसके अंदर में कन्वर्ट होकर 1.8 वोल्टेज चेंज करके यहाँ पर जो है आगे भेजेगा, जो लास्ट सेशन के लिए बाद में जो है इस ऑक्टा डिस्ट्रीब्यूशन आईसी में चला जाता है। और अब बाकी जो है और एक एल डी ओ इसमें लगाया जाता है। तो किसी बोर्ड में 2 एल डी ओ रहेगा, किसी बोर्ड में एक एल डी ओ रहेगा। और जो है 40 कुछ बोर्ड में जो है ना ये एल डी ओ का जो पूरा सेक्शन है वो पूरा सेक्शन जो है PMIC के अंदर ही होता है। मतलब PMIC ऐसा जो है एल डी ओ बिना एल डी ओ का भी भीतर में से डायरेक्टली जो है 1.8 वोल्टेज इसमें बनाकर ये जो है ग्राफिक्स और लैक्सेशन को ऑन करने के लिए वोल्टेज भेजता है। कभी कभी ये पर 2.8 नहीं, कभी कभी 3 वोल्टेज भी आता है। तो सेम चीज़ हम लोग बताएंगे कि LDO2 जिसमें जो है थोड़ा हाई वोल्टेज चाहिए, जो ग्राफिक्स को जो है VSN के लिए है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2.8 वोल्टेज, तो 2.8 वोल्टेज भी जो 40 वाला सेट है इसमें LDO का सर्किट बैठा नहीं जाता है, वो डायरेक्टली पावर सी से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम चाइना के बारे में बताएंगे और नॉर्मल जो है सैमसंग सेट में जिसमें थोड़ा हाई क्वालिटी सेट है उसमें क्या होता है LDO लगा हुआ होता ही है, ठीक है ना। तो LDO जो है इसमें क्या है 2.8 वोल्टेज चाहिए, तो मतलब हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज कहाँ से आता है, VPS से आएगा। अब VPS से क्या वोल्टेज आता है पता है आप लोग, पता होगा VPS क्या है कि चार्जिंग से आने वाला वोल्टेज है या फिर पावर से आने वाला वोल्टेज है। तो VPS जो है इसमें 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज आता है। तो हमने एक नॉर्मल जो वोल्टेज यहाँ पर लिख दिया 3.7। तो 3.7 वोल्टेज जब यहाँ पर आएगा तब LDO ऑन नहीं होगा। CPU क्या करेगा, इस IC को ऑन करने के लिए इसमें 3 वोल्टेज चाहिए क्योंकि हाई LDO है, क्योंकि ये 3 वोल्टेज का LDO है और ये जो है 1.8 वोल्टेज का LDO है। हम लोग 3 वोल्टेज का LDO को 3 वोल्टेज का LDO से रिप्लेस करेंगे और 1.8 वोल्टेज का LDO है 1.8 वोल्टेज का LDO से रिप्लेस करेंगे किसी भी LDO, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इसको उठा के इसमें लगा दे, इसको उठा के इसमें लगा दे, काम नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा कि VPS इसमें बन रहा है और CPU जब ऑन होगा तब 3 वोल्टेज में भेजेगा, तब इसमें क्या होगा ये LDO ऑन हो जाने के बाद ये 3 वोल्टेज आगे पास करेगा या फिर 2.8 वोल्टेज आगे पास करेगा। तो ये LDO जो है ना ये जो है काम कर रहा है कि नहीं कर, कैसे पता करेंगे, देखिएगा अगर इसमें 3.7 वोल्टेज नहीं आ रहा है और इस तरफ से वोल्टेज नहीं जा रहा है, मतलब 2.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमको इस पिन में, तो मतलब LDO काम नहीं कर रहा है। अब LDO काम नहीं करने का 2 रीज़न हो सकता है CPU उसको सिग्नल नहीं भेज रहा होगा, तो CPU का लाइन जो है इसको भी चेक करना पड़ेगा इसमें 3 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी इसमें CPU में अगर 3 वोल्टेज नहीं, CPU अगर 3 वोल्टेज इसमें नहीं दे रहा मतलब इसका CPU उतरेगा, मतलब CPU के अंदर में कोई बॉल 3 वोल्टेज का टूटा हुआ है या फिर लाइन में कोई गड़बड़ी है या फिर कोई लाइन में कोई पार्ट्स ब्रेक है, उसका वजह से यहाँ पर जो है वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को इस लाइन के भीतर में काम करना पड़ेगा अगर LDO काम नहीं कर रहा है तो।
अगर इसमें वोल्टेज आ गया, इसमें भी वोल्टेज इन हो गया, मगर फिर भी ये एलडीओ वोल्टेज आगे पास नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इस लाइन में कोई पार्ट शॉर्ट होगा, एक नंबर है। दूसरा होगा कि एलडीओ आईसी जो है ख़राब है। तो आप लोगों को दूसरा बोर्ड से आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा 3 वोल्टेज का एलडीओ है, कौन सा 2 वोल्टेज का एलडीओ है, या फिर 1.8 का एलडीओ है। उस पता होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस बोर्ड से एलडीओ का जो आईसी है उसको उठा कर इसमें लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया एलडीओ के बारे में, थोड़ा बहुत आप लोग को बताया। तो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और नेक्स्ट इसी वीडियो में आप लोगों को ऑक्टा DCI-C का जो जितना भी स्कीमेटिक है, और इसके अंदर में क्या क्या फॉल्ट आता है और नहीं आता है, और इसके वजह से हम लोगों का मोबाइल में लाइट और ग्राफिक्स दोनों चला जाता है, छवि नहीं आता है। हमने मोबाइल को ऑन किया, ऑन तो हो रहा है मगर छवि नहीं आ रहा है, एमोलेड है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे मैकेनिक्स को पता नहीं होता है, बहुत सारे मैकेनिक्स को पता है, उसको पता है वो उसको कर देता है, जिसको पता नहीं है वो करता नहीं है। और इसमें कभी कभी ऐसे ही प्रॉब्लम आता है कि जो है ना, ये जो काउंटर है, इस काउंटर का पिन भी सरने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, काउंटर का पिन डिसलोकेट होने से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारे मैकेनिक्स यूनिक तरीके से दिखता नहीं है, मैकेनिक्स को उसके पास है नहीं है, तो नॉर्मल आँख से जितना काम करना है कर लेता है, और कुछ कुछ जगह पे वो फंस जाता है। तो वो क्या करता है कि दूसरा मैकेनिक्स पर ले जाता है, वो मैकेनिक्स को लगा के आराम से उसको देख देख कर क्या क्या गड़बड़ी है उसको ठीक कर देता है। तो दोस्तों एकदम छोटा लेवल से काम करने के बाद ही आप लोग जो है ना बड़ा बड़ा लेवल पे काम कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि छोटा जगह से आता है, और आप लोग उसको ले जाकर किसी मैकेनिक के पास ले जाता है, वो लोग 2 मिनट में बना देता है, और आप लोग को जो है मतलब सिर पीते रहता है, तो ये इतना जल्दी कैसे कर दिया। तो दोस्तों उन लोगों के पास सही सामान है और सही नॉलेज है, वो लोग एकदम यूनिक लेवल से काम करता है, तो उन लोगों को फटाक से मिल जाता है। तो आप लोग छोटा छोटा चीज़ देखते नहीं, आप लोग हर चीज़ को सोच लेते हैं कि बड़ा ही चीज़ होगा, बड़ा ही कोई गड़बड़ी होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।